जय हिंद, नमस्कार साथियों। 1857 की महान क्रांति की जो आग की लपटें उठी थी, उनको अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन उस आग ने अब एक चिंगारी का रूप ले लिया था। और ये चिंगारी समय समय पर 1947 तक लगातार भड़कती रही। और इस चिंगारी को सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में भड़काया था वासुदेव फाड़के ने, महाराष्ट्र के अंदर 1870 के दशक के अंदर। यही जो क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय चल रही थी, क्योंकि इसी 1870 के दशक में महाराष्ट्र में एक बार फिर से नाना साहब के पत्र मिले थे दोबारा अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए। अंग्रेज़ घबरा उठे थे और तभी उन्होंने वो कांग्रेस का निर्माण किया था एक सेफ्टी, सुरक्षा नली के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में, कि भारतीयों के आक्रोश से हमको ये पार्टी बचाएगी। और कुछ ऐसा ही इन्होंने लगातार किया। उसके बाद आप देखिए, वासुदेव फाड़के के बाद इनके भाई भी कई जगह पे छोटे, जिनको छोटी घटनाएं कहते थे लोग, क्रांति की लगातार होती रही। और इन वीरों को आजीवन कारावास देके अंडमान की जेल में भेजा जाता रहा। बंगाल के अंदर युगांतर और अनुशीलन, दो क्रांतिकारी संगठन खड़े हुए। दोनों ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध पिस्तौल से क्रांति कर रहे थे। और ऐसे समय में जब गांधी का आगमन होता है भारतीय राजनीति के अंदर, तो इसमें कोई शक नहीं कि गांधी ने कांग्रेस के आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदला। और जो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुरस्कार के रूप में भारतीयों को काले कानून दिए, रोलेट एक्ट के, और अमृतसर के अंदर जो नरसंहार किया गया जनरल डायर के द्वारा, उसके बाद गांधी ने एक आंदोलन छोड़ा था, असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम गांधी ने दिया था बायकॉट का, उसमें एक पहलू ये भी था कि स्कूलों और कॉलेजों का बायकॉट करो और देश के साथ संघर्ष में आओ। एक साल में स्वराज का नारा दिया था गांधी ने। हालांकि वो एक अलग बात है कि गांधी खुद स्पष्ट नहीं थे कि स्वराज का क्या अर्थ है उस समय उनके लिए। तो ऐसे समय में हजारों युवक और युवतियां भारत के अंदर अपने शिक्षा संस्थानों को छोड़ के, अपने आगे के भविष्य को छोड़ करके गांधी के साथ हो गए थे। लेकिन यकायक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना घटती है, जहां किसान एक थाने को जला देते हैं, जिसमें पुलिस वाले मारे जाते हैं। और गांधी ये कह के कि ये अहिंसा है, अहिंसा है, अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। और इस आंदोलन के वापस लिए जाने से सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी में आया था तो भारत की युवा पीढ़ी के अंदर आया था, कि वो युवा जो अपना सब कुछ त्याग करके देश के लिए बाहर निकल आए थे, वो बड़े हतोत्साहित हुए उससे। और अब उन्होंने जो रास्ता चुना, वो रास्ता था क्रांतिकारी आंदोलन का। ऐसे ही समय में उत्तर प्रदेश के अंदर यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था उस समय आगरा एंड अवध, वहां पे एक क्रांतिकारी संगठन बना युवाओं का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें।
लाहिरी थे, अशफाक उल्लाह थे, चंद्रशेखर थे, कई और लोग, कई और युवा इसमें थे। और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया, और केवल प्रारंभ ही नहीं किया, इन लोगों का जो बंगाल के क्रांतिकारी थे और जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, उनसे निरंतर परस्पर सहयोग बन करके चला। और उस सहयोग का नतीजा था कि पंजाब में युवाओं की नौजवान भारत सभा गठित की गई, जो स्कूलों में, कॉलेजों में युवाओं को संगठित करके उनको सशस्त्र क्रांति का संदेश दे रही थी, उनको ट्रेन कर रही थी। और उसी में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, उसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया। और इसके कमांडर इन चीफ थे बलराज, बलराज के नाम से वो पर्चा छापा जाता था। और ये बलराज पता कौन थे? ये बलराज थे चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, आज़ाद। आपने उनका चित्र देखा होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, और जो आज़ाद ही रहे। अंग्रेज़ों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उनके हाथों और पैरों तक नहीं पहुंच पाई, कोई अंग्रेज़ों की जेल उनको बंद नहीं कर पाई। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, आज हमारा जो प्रयाग है, प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब वो मौजूद थे तो उनको अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, अंग्रेज़ी पुलिस ने घेर लिया था और गोलियां चली। लेकिन आज़ाद ने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, और आज़ाद ने खुद पिस्तौल से अपने को गोली मार ली थी कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं पड़ूंगा। वो पिस्तौल आज भी मौजूद है प्रयाग के संग्रहालय के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो पिस्तौल आज भी वहां पे रखी हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वीर, इस महान क्रांतिकारी की ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। मुखबिर सीआईडी वाले तो अपने मुखबिर रखते ही हैं, लेकिन इनकी मुखबरी जो है वो किसी सीआईडी वाले ने नहीं की थी, वो हमारे ही एक देशवासी ने की थी। और उस देशवासी का नाम धर्मेंद्र गौड़ ने इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले धर्मयुग में अपने एक लेख में छापा था। क्योंकि धर्मेंद्र गौड़ खुद जो हैं वो यूपी के पुलिस अधिकारी रहे थे और सीआईडी रिकॉर्ड्स रूम में उन्होंने काम किया था गोखले मार्ग। और उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड में एक ऐसी फाइल मौजूद है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जिस कांग्रेसी ने मुखबरी की थी उसका नाम मौजूद है। और ये नाम उन्होंने दिया था यशपाल। क्योंकि सबको मालूम है कि आज़ाद जो है आनंद भवन में जाया करते थे, मोतीलाल नेहरू से भी मिले थे, और तभी ये एनकाउंटर हुआ, जिसे आज के भाषा में एनकाउंटर बोला जाता है। लेकिन एनकाउंटर में उन्होंने जान नहीं दी, उनकी गोली, अंग्रेज़ों की गोली नहीं उनकी जान ले पाई थी। और जब ये खबर धर्मयुग में छपी तो उस समय इमरजेंसी का काल था, और साहब इतना दबाव डाला गया उनके ऊपर, धर्मेंद्र गौड़ के ऊपर,
कि उनकी ज़बान बंद हो गई। और उस समय तत्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस फाइल को मंगवा के गोखले मार्ग सीआईडी ऑफिस से जलवा दिया था, और उसके बाद में ये बयान दिया गया कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। साथियों, एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहां पे कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नाम किया इन क्रांतिकारियों ने, तो कई बार ये साम्यवादी चिल्लाते हैं कि साहब देखिए ये कम्युनिस्ट हो गए थे। इससे निहायत बचकाने की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिज्म के अंदर, साम्यवाद में तो राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है, देश की आज़ादी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है देश को और राष्ट्र को। सोशलिस्ट वर्ड जो लगा था, उस समय का जो युवा था, उस युवा को ये तो नहीं मालूम था कि वहां पे रूस में, सोवियत यूनियन में क्या हो रहा है। तो रूस की जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति का एक संदेश ही आया था कि भाई जहां जहां पर भी ऐसा शासन है जो शासन जनता का उत्पीड़न करता है, जनता का शोषण करता है, उस शासन को रूस में उखाड़ के फेंक दिया गया। तो इसलिए इन्होंने, किसी ने कोई मार्क्सवाद के सिद्धांत नहीं पढ़े थे, कोई साम्यवादी लिटरेचर नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बात से प्रेरित होके कि शोषण के विरुद्ध ये हुआ था, तो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किया गया था। और एक बात ये समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट तो धर्म को भी नहीं मानते, लेकिन ये सारे क्रांतिकारी तो मानते थे। और असली बात यह है कि इन क्रांतिकारियों में कोई जाति का भेदभाव नहीं था कि कोई ब्राह्मण है या कोई सिख है या कोई बंगाली है या कोई पंजाबी खत्री है। ये सारे भारतवासी थे और ये भारत के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजी शासन को बाहर निकालने के लिए। मैंने पहले भी बताया कि इनका वो एक बड़ा प्रचार करने के तरीकों में पंजाब में तो एक बहुत गाना निकल आया था कि काला शाह मेरा काला है सरदार गोरियानो दफ़ा करो, कि काला शाह मेरा काला है सरदार गोरियानो दफ़ा करो, कि इन गोरियों को दफ़ा करो यहाँ से, हिंदुस्तान से। और ये हर शादी में, मंगनी में, हर त्यौहार में ढोलकी पे गाया जाता था, घर की सारी महिलाएं गाती थी इसको और युवाओं में इसका प्रचार होता था। और फिर चंद्रशेखर जी का तो मतलब किन शब्दों से मैं उनका वर्णन करूं। उनके दो साथियों से मेरी मुलाकात हुई थी 1970 के अंदर, रादर तीन साथी मैं कहूँगा। विष्णु शरण दुबलीश जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, महान क्रांतिकारी थे। शिव वर्मा जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, महान क्रांतिकारी थे। और मनमनाथ गुप्त जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। मनमनाथ गुप्त जी उस समय दिल्ली में थे, विष्णु शरण दुबलीश जी मेरठ में थे, और शिव वर्मा जी को मैंने लखनऊ में इंटरव्यू किया था। उस समय मैं अपनी पीएचडी की शोध कर रहा था, तो इनके बारे से जानकारी ली और ये तक पता लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद और ये सब मिलके किसानों को भी लामबंद करने की बात कर रहे थे। अगर आपने एक नाम सुना हो, मदारी पासी, जिसने 1922 में अवध के अंदर एका आंदोलन खड़ा किया था, किसान आंदोलन, बाबा रामचंद्र के बाद। बाबा रामचंद्र ने 2021 में किया अवध में। जब वो गिरफ्तार हो गए तो मदारी पासी ने किया, हरदोई, लखनऊ, संडीला, इन सारे इलाकों में अवध के। और मदारी पासी को भी कभी अंग्रेजी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो शिव वर्मा ने बताया था कि किस प्रकार से मदारी पासी और किसान नेता जो थे वो भी क्रांतिकारियों में आके मिल गए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद, ये अपना शिव वर्मा
और विष्णुचंद्र दुबलीश जी, लाहिरी, ये इन सब के साथ रहे और किसानों को भी लामबंद करने की योजना बन रही थी। एच.एस. आर्य ने लाला लाजपत राय जी के कत्ल ही कहेंगे उसे, जो अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया था और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, उसका भी बदला लिया। इन्हीं के दल ने असेंबली में धुएं का बम भी फेंका, असली भी फेंक सकते थे। और उन चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को खुद गोली मार ली थी कि मैं अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाऊंगा। आप उनका बदन देखिए। विष्णुचंद्र जी, शिव वर्मा, इन सब ने जो तारीफ की है उनकी कि किस प्रकार से उनमें अद्वितीय साहस था, किस प्रकार का देश प्रेम था उनके अंदर, और किस प्रकार से उनका मस्तिष्क था जो योजना बनाता था। यही समय है 1929 से पहले का, जब वो दिल्ली के अंदर वाइसराय की ट्रेन को भी बम से उसकी 2 डब्बे उड़ा दिए गए थे। वाइसराय तो बच गया था उसमें। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर कांग्रेसी जो हैं वो शोक के संदेश भेजते थे। वाइसराय बच गया था तो शोक का संदेश भेजा था गांधी जी ने भी। और आप जानते ही हैं कि हर क्रांतिकारी गतिविधि का इन्होंने विरोध किया। चंद्रशेखर जी के बाद किन हालतों में उनका परिवार रहा, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी। पैसा नहीं था, लेकिन मदद को, ये अपने आप को आज़ादी की जंग का ठेकेदार कहने वाले, जो कि आज़ादी भी नहीं ले पाए, केवल डोमिनियन स्टेटस ला पाए थे, मदद को आगे नहीं आए। हाँ, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग थे जो इनके बड़े बड़े नेता नहीं थे, लेकिन जो लोकल लेवल पे, शहर के लेवल पे, गांव के लेवल पे या प्रांत के लेवल पे होते थे, उनकी सहानुभूति हमेशा क्रांतिकारियों के साथ रही। क्रांतिकारियों की उन्होंने मदद भी की, और ये आगे आने वाले काल में भी बहुत सी घटनाएं आगे की साबित करती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि सारे क्रांतिकारी वो थे जिन्होंने पहले गांधी का साथ दिया था, और जब गांधी ने इन्हें हताश कर दिया, आंदोलन वापस ले लिया, तब इन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना था देश को आज़ाद कराने के लिए। और देश की आज़ादी के संघर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथियों का नाम हमेशा अमर रहेगा। और आज ही वो तारीख है 27 फरवरी 1931, जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हंसते हंसते खुद अपने प्राण ले लिए थे, बजाय अंग्रेज़ों की जेल में जाने के। जय हिंद।